दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं विशेषकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सबसे पहले हम पर्यावरण एवं सतत विकास खंड से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। आगे पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन तथा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पर्यावरण एवं सतत विकास खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है भूमि, जल, वायु, पौधों तथा पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। तीसरा, भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है पर्यावरण का आशय इसमें उपर्युक्त सभी से है। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक घटक आपस में अंतर्क्रिया भी करते हैं और यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे हुए भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण किससे बनता है आपको बताना है। देखिए, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपर्युक्त सभी से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। दोस्तों पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है और जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक और भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? यहाँ पर देखिए, परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या जैविक पर्यावरण। तो दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत परिचालन पर्यावरण शामिल नहीं है, जबकि भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण पर्यावरण के वर्गीकरण में शामिल हैं। आप देख लीजिए, सामान्यतया पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट और सांस्कृतिक पर्यावरण में और जैविक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें भू आकृति, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियाँ जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएँ, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि गतिविधियाँ शामिल होती हैं। जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति, जंतु, मानव सहित और सूक्ष्म जीव इसमें शामिल होते हैं। अब आइए सतत या पोषणीय विकास या धाड़ी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। कारण है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रूटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना
वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन के लिए आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिक स्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सकें। और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धाड़ी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। ये जो प्रतिवेदन था उसका नाम क्या था? तो उत्तर है आवर कॉमन फ्यूचर। दोस्तों, आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी, इसी रिपोर्ट की प्रस्तुति के उपरांत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 यानी 1992 का है। ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो है 1989 में हुआ था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। देखिए, 4 2 3 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप देख सकते हैं दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में, ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ी विकास या संपोषणी विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। और धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ी विकास का उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है, सतत विकास के लिए ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। दोस्तों, सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना भी जरूरी है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है और टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अब आइए दोस्तों, प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 4 क्रियाएं दी गई हैं: प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। इनमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये 3 जो हैं, 2, 3 और 4, ये प्रकृति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से और जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। जबकि प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? देखिए, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय या ज्वालामुखी क्रिया। तो सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में? तो सही उत्तर है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हाइड्रोसाइकिल या जल चक्र में है। आप जान लीजिए जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है और जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? देखिए हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर? तो सही उत्तर है वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्यों? ऑप्शन है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं होते, अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं और प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं इसलिए पौधे नहीं बढ़ते हैं। पौधे के अधिकांश मूलरोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, इस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। अब आइए दोस्तों वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उत्तर है वायुमंडल। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान गैसों यानी वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है वायु एक है क्या? अयौगिक तत्व, मिश्रण या विद्युत अपघट्य? तो सही उत्तर है वायु एक मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? देखिए हीलियम, आर्गन, रेडान या फिर नियान? तो सही उत्तर है रेडान गैस। दोस्तों रेडान एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप जानते हैं शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम आदि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, ये 78.08% होती है। अगला प्रश्न है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है? तो आप जान लीजिए नाइट्रोजन सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो गैस कौन सी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों हवा में किस गैस की मात्रा? तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। देखिए पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवों पर या जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशेषण, वायु का प्रदूषण या ऑक्सीजन की विमुक्ति? तो सही उत्तर है वायु का प्रदूषण। दोस्तों ये जो है आपका पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। पेड़ पौधे आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं यानी छोड़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते बल्कि वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायता करते हैं। अब आइए दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है क्या?
देखिए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, पर्यावरण अपकर्ष देखिए, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। और ये कई कारकों से पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलाप और पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप असंतुलन से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? तो सही उत्तर है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर और विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? देखिए, धाड़ी विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या फिर कागज़ का थैलों का प्रयोग। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, गरीबी कम करना, ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। दोस्तों, धाड़ी विकास और कागज़ के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धाड़ी विकास, कागज़ के थैलों के प्रयोग, वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। अब आइए धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आप जानते हैं धाड़ी विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, धाड़ी विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, उसने प्रस्तावित किया। दूसरा है कि धाड़ी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो इसमें केवल कथन 2 आपका सही है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, धाड़ी विकास को लक्ष्य को सबसे पहले 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। और धाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। और इसी तत्वाधान में धाड़ी विकास लक्ष्य बनाए गए जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य 2017 में स्वीडन पहले स्थान पर, भारत 116वें स्थान पर था। 2022 में इस सूची में भारत 121वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा 1 to 1 जो 2022 का स्कोर है, इसमें सतत विकास लक्ष्यों में भारत 121वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धाड़ी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो आप जान लीजिए गुजरात नहीं है। और दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया था। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल 70 के स्कोर से प्रथम, हिमाचल प्रदेश 69 के स्कोर से द्वितीय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना तीसरे स्थान पर 67 के स्कोर से रहे। गुजरात शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। 2021 में जारी इस सूचकांक के नवीन संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्यों में केरल पहले पर, तमिलनाडु हिमाचल दूसरे पर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और कर्नाटक तीसरे स्थान पर, सिक्किम चौथे और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा हाल में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो उत्तर है केरल राज्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारणीय कृषि का अर्थ या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो उत्तर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे और इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, ये धारणीय कृषि का अर्थ है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो सही उत्तर है संपोषणी विकास या सतत विकास। दोस्तों, आप जानते हैं संपोषणी विकास एक आदर्श मॉडल है जो ये बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो ये है SDG 6। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य 6 के द्वारा स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित कर दिया है कि यह स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबद्ध गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों का विस्तार करें और जल तथा स्वच्छ प्रबंधन में स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों को समर्थन दें। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प किया है कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र उपलब्ध कराएंगे। SDG के 6 उद्देश्य कौन से हैं? तो 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल सार्वभौमिक और न्यायसंगत रूप से उपलब्ध कराना, सबके लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता और साफ सफाई सुविधाएं। तीसरा है कि प्रदूषण कम करना, कचरा फेंकना बंद करके हानिकारक रसायनों और सामग्री के उत्पादन को कम करना है। चौथा, सभी क्षेत्रों में जल के किफ़ायती उपयोग को बढ़ावा देना और ताज़े जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, जिससे जल का अभाव दूर हो और जल के अभाव से जूझते लोगों की संख्या में कमी आए। इसके अलावा चौथा है उपयुक्तता के अनुसार सीमा पार से सहयोग सहित सभी स्तरों पर समन्वित जल प्रबंधन लागू करना। और पांचवा है पर्वतों, जंगलों, दलदली क्षेत्रों, नदियों और जलभृतों और झीलों सहित जल से जुड़ी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार। तथा छठवां है वर्ष 2030 तक जल संचयन का, जल का खारापन दूर करने, जल दक्षता, अपशिष्ट तल का उपचार और पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल की तकनीकी सहित जल और स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों और कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण का दायरा विकासशील देशों तक बढ़ाना तथा जल और स्वच्छता प्रबंधन सुधारने में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और मजबूती देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो सही उत्तर है नीति आयोग। दोस्तों, आप जान लीजिए भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी एजेंडा 2030 के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में कथन ए और कारण आर है, इसके आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। कारण है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? तो यहाँ पर देखिए मिश्रित कृषि यानी मिश्रित सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन, यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कृषि के लिए जो है कृषि के अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मिश्रित सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन, यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ अस्थायी विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। अब आइए देख लेते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो ये आप जान लीजिए दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट आयोजित हुआ और ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं?
तो सही उत्तर है ये जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF, जिसको कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहा जाता है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब की गई? 1991 में। और ये जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी UNFCC तथा मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। अब आइए एजेंडा 21 पर आते हैं दोस्तों। एजेंडा 21 क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों एजेंडा 21 जो है, आप जान लीजिए कि एजेंडा 21 धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। देखिए एजेंडा 21 धाड़ी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है और ये पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था। क्यों? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था उसके 20वीं वर्षगांठ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ और इसी में एजेंडा 21 समझौता हुआ और इसकी समीक्षा प्रति 5 वर्ष पर किए जाने की बात कही गई। इसीलिए 1997 का पृथ्वी सम्मेलन +5 हुआ था। दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए और इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को कुछ भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर देखिए, आप देख लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। एजेंडा 21 ये जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा और पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है दोस्तों एजेंडा 21 पर आधारित प्रश्न है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धाड़ी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये आपका सही नहीं है, केवल कथन एक आपका सही है। क्यों? तो आप जान लीजिए कि एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, न कि जोहान्सबर्ग में। दोस्तों ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धाड़ी विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो सही उत्तर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में किया गया था, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रियो +20 सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो उत्तर है ये धाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रियो 20 जो आमतौर पर समाचारों में आता है, यह सम्मेलन 20-22 जून 2012 के मध्य रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था और ये सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो ये है रियो +20। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो आप अपने से सोचिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में और +5 1997 हो जाएगा, ऑप्शन डी।
दोस्तों 1992 में दुनिया भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं। दोस्तों रियो +20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर विचार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो आसान सा प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई कहाँ पर? तो ऑप्शन है आपके जोहान्सबर्ग में 2002 के संधाड़ी विकास के पृथ्वी सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, पेरिस 2015 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, या नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधाड़ी विकास शिखर सम्मेलन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दोस्तों हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो है, इस अर्थव्यवस्था की ओर संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि प्रस्तावित की गई थी। और आप जान लीजिए, वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया और इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष क्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी PAGE यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन किया गया। दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने पर्यावरण और सतत विकास के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स को कवर किया। आगे के पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित विभिन्न प्रश्नों में हम विभिन्न संगठन और संस्थान, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए पर्यावरण से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।